नमस्कार। एक सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को आखिर चुनता कौन है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जनता। और ये सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कोई सीधा साधा मामला नहीं है। ये एक बहुत ही यूनिक और कह सकते हैं सोची समझी व्यवस्था है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, क्या भारत के आम नागरिक मतलब हम सब, क्या हम सीधे तौर पर देश के राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं? और इसका जवाब है नहीं। और सुनिए, ये कोई गलती से नहीं हुआ। हमारे संविधान बनाने वालों का ये एक बहुत ही गहरा, बहुत सोचा समझा फैसला था। पर सवाल है, उन्होंने ऐसा किया क्यों? देखिए, इस डिजाइन के पीछे की वजह भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेंटर स्टेट के पावर बैलेंस से जुड़ी है। खैर, इस सिस्टम को और गहराई से समझने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इस पद तक पहुंचने की पहली सीढ़ी क्या है। तो चलिए बात करते हैं उस पहली शर्त की जो हर उम्मीदवार को पूरी करनी ही होती है। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं? आखिर देश के सबसे बड़े पद के लिए क्या-क्या मानक तय किए गए हैं? देखिए, संविधान में 4 मेन बातें कही गई हैं। पहली, भारत का नागरिक होना, ये तो खैर जाहिर सी बात है। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल हो, जो इस पद के लिए एक मैच्योरिटी को दिखाता है। तीसरी शर्त बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की काबिलियत होनी चाहिए, मतलब एक पॉलिटिकल समझ की उम्मीद की जाती है। और चौथी, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के सरकारी पद पर ना हो, ताकि उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। लेकिन रुकिए, सिर्फ ये पर्सनल क्वालिफिकेशंस ही काफी नहीं है। असली पॉलिटिकल टेस्ट तो अब शुरू होता है। किसी भी कैंडिडेट को अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, उसके 50 मेंबर्स का प्रपोजल और 50 दूसरे मेंबर्स का सपोर्ट, मतलब कुल 100 मेंबर्स की बैकिंग चाहिए। ये जो 100 लोगों की शर्त है ना, ये पक्का करती है कि मैदान में सिर्फ वही लोग उतरें जिनके पास एक सीरियस पॉलिटिकल सपोर्ट हो। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर आम जनता वोट नहीं करती तो फिर वोट करता कौन है? भाई, इसका जवाब ही इस पूरे चुनाव की सबसे सबसे जरूरी कड़ी है। और वो जवाब है एक खास ग्रुप, जिसे कहते हैं निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक शानदार उदाहरण है। ये उन लोगों का एक स्पेशल ग्रुप है जिन्हें हम सब चुनकर भेजते हैं, मतलब हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स। और संविधान ने इन्हीं लोगों को यह अधिकार दिया है कि वो पूरे देश की तरफ से राष्ट्रपति को चुने। तो फिर इस ग्रुप में होता कौन कौन है? सिंपल है, हमारे ही चुने हुए नेता, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर्स, यानी जिन लोगों को हमने सेंटर और स्टेट लेवल पर अपना प्रतिनिधि बनाया है, वही सब मिलकर देश के लिए प्रेसिडेंट चुनते हैं। पर यहां एक बहुत जरूरी नियम है, इसे ध्यान से समझना होगा। इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड यानी चुने हुए मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज और सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड एमएलएज, वो मेंबर्स जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिन्हें चुना नहीं जाता, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। और ऐसा क्यों? लॉजिक सीधा है, राष्ट्रपति को उन लोगों को चुनना चाहिए जो डायरेक्ट जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से ये प्रोसेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस चुनाव में एक व्यक्ति एक वोट वाला सिंपल फॉर्मूला नहीं चलता। जी हाँ, हर मेंबर के वोट की एक अलग वैल्यू या कह लीजिए वजन होता है। ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम है और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का बैलेंस बना रहे। हमारा संविधान इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब देखिए, नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मकसद बड़ा सीधा है। मकसद ये है कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर की इज्जत हो और ऐसा ना हो कि कोई एक राज्य या सिर्फ सेंटर ही पूरे चुनाव पर हावी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये गणित आखिर काम कैसे करता है। किसी एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो सीधे सीधे उस राज्य की आबादी से जुड़ा हुआ है। बेसिक फंडा ये है कि राज्य की टोटल पॉपुलेशन को वहां के टोटल इलेक्टेड एमएलएस की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक एमएलए जितने ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके वोट का वजन भी उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल। तो इसका असर क्या होता है? बिल्कुल सीधा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और ज्यादा आबादी वाले राज्य के एक एमएलए के वोट की वैल्यू सिक्किम जैसे छोटे और कम आबादी वाले राज्य के एमएलए के वोट से कहीं ज्यादा होगी।
और यही सिस्टम ये पक्का करता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राज्यों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही रिप्रेजेंटेशन मिले। अच्छा, ये तो हुई एमएलएस की बात। अब आते हैं एमपीज यानी सांसदों पर। उनके वोट की वैल्यू कैसे निकलती है? यहीं पर इस सिस्टम का सबसे खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। देश के सारे एमएलएस के वोटों की जो टोटल वैल्यू है, उसे पार्लियामेंट के टोटल इलेक्टेड एमपीज की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। और नतीजा ये कि पूरे देश के सभी एमएलएस के वोटों का टोटल वजन और पार्लियामेंट के सभी एमपीज के वोटों का टोटल वजन एकदम बराबर हो जाता है। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच एक परफेक्ट तराजू की तरह काम करता है। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही बैलेंस प्रोसेस के बाद देश को अपना राष्ट्रपति मिलता है। लेकिन एक बार चुने जाने के बाद क्या? अब समझते हैं प्रेसिडेंट के टर्म, उनकी पावर्स और उस पर लगे सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेक यानी इम्पीचमेंट या महाभियोग के प्रोसेस को। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे संविधान में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब री इलेक्शन पर कोई लिमिट नहीं है, जो कि कई दूसरे देशों के सिस्टम से काफी अलग है। इम्पीचमेंट या महाभियोग ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व है जिससे प्रेसिडेंट का उनका टर्म पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन इसका आधार बहुत सख्त है और सिर्फ एक ही है, संविधान का उल्लंघन या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मजे की बात यह है कि संविधान ने यह नहीं बताया है कि इस लाइन का असल मतलब क्या है, जिससे इसकी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और ये प्रोसेस जानबूझकर बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाया गया है। सोचिए जरा, इसे सिर्फ शुरू करने के लिए ही पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के 1/4 मेंबर्स की सहमति चाहिए होती है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास करने के लिए कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं, बल्कि उस हाउस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और अगर एक हाउस से पास हो भी गया तो दूसरा हाउस पूरी जांच करता है और फिर उसे भी पास करने के लिए वही 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एक बड़ा ही मजेदार कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट सामने आता है। याद है हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते, लेकिन इम्पीचमेंट में वो हिस्सा लेते हैं। और दूसरी तरफ जो एमएलएस प्रेसिडेंट को चुनने में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, उन्हें हटाने के प्रोसेस में उनका कोई रोल नहीं होता। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इलेक्शन और अकाउंटेबिलिटी दोनों प्रोसेस को कितना अलग और कितना स्पेसिफिक बनाया था। तो चलिए फटाफट से 3 बड़ी बातें रिकैप कर लेते हैं। पहली, भारत के राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरी, वोट वैल्यू का जो गणित है वो पक्का करता है कि हर राज्य की आवाज उसकी आबादी के हिसाब से सुनी जाए। और तीसरी बात, ये पद जितना पावरफुल है उतना ही जवाबदेह भी है, जिसके लिए इम्पीचमेंट जैसा एक बहुत सख्त प्रोसेस मौजूद है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, हमारे संविधान बनाने वालों ने ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम इसलिए चुना था क्योंकि वो देश में 2 पैरेलल पावर सेंटर नहीं चाहते थे, एक प्रधानमंत्री और दूसरा सीधे जनता से चुना हुआ राष्ट्रपति। तो सवाल यह है कि भारत के पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम को बनाए रखने के लिए क्या ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का तरीका आज भी उतना ही जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा।